आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 इसका दूसरा संस्करण 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच मलेशिया में आयोजित हुआ। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारत का ये लगातार दूसरा खिताब है, यानी पहला जो संस्करण हुआ था 2 साल पहले, उसमें भी भारत ने ही खिताब जीता था। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की गोगांडी त्रिषा को चुना गया। भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद रहीं। केंद्र सरकार ने 4 नए आर्द्रभूमि स्थल को शामिल किया है। हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। उसी अवसर पर भारत में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल हुए, जिसमें तमिलनाडु के 2 स्थल, सिक्किम और झारखंड के एक स्थल शामिल हैं। तमिलनाडु के 2 स्थलों में सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, जबकि सिक्किम का खेचो पालरी आर्द्रभूमि और झारखंड का उधवा झील, ये 4 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित हुए हैं। और इनमें सिक्किम और झारखंड के जो 2 स्थल शामिल हुए हैं, पहली बार सिक्किम और झारखंड के कोई स्थल हैं जो रामसर की सूची में शामिल हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इन 4 स्थलों के साथ भारत में अब 89 रामसर स्थल हो गए हैं और इसी के साथ एशिया में सबसे अधिक स्थलों की रामसर स्थलों की संख्या भारत के पास हो गई है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 82 रामसर स्थल हैं। वहीं विश्व की बात करें तो विश्व में रामसर स्थलों के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान यूके का है, यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास 175 रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जिसके पास 142 रामसर स्थल है। तीसरे नंबर पर भारत आ गया है, जिसके पास 89 रामसर स्थल है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है, जिनकी संख्या 20 है। ओके। अमेरिका ग्वांतानामो बे यानी ग्वांतानामो की खाड़ी, जो कि क्यूबा के अधिकार क्षेत्र में है, क्यूबा में है, वहां पर अमेरिका ने प्रवासी बंदी गृह की स्थापना की घोषणा की है। 30,000 बिस्तर वाला ये प्रवासी बंदी गृह अमेरिका, जो कि ग्वांतानामो बे में अमेरिका का नौसैनिक सैन्य अड्डा है, उसी में वो ये बनाने जा रहा है। लेकन रिले अधिनियम के तहत इसकी घोषणा की गई है। लेकन रिले अमेरिका के एक छात्र था, जिसकी पिछले वर्ष वेनेजुएला से आए एक अप्रवासी व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। उसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस अधिनियम को पास किया और अब उन्होंने ये विवादित घोषणा की। हालांकि इसका क्यूबा सरकार ने काफी विरोध किया है कि एक प्रकार से तानाशाही वाली जो घोषणा है ये हुई है, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल इसकी घोषणा की है, तो इसी वजह से ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वांतानामो बे, ये आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार अभी हाल ही में 29 जनवरी, जिस दिन मौनी अमावस्या थी, प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 30 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक घायल हुए थे। तो उसी महाकुंभ भगदड़ घटना की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं ये, और इसके अन्य सदस्य वीके गुप्ता और डीके सिंह हैं। तो पूछा जा सकता है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ये महाकुंभ भगदड़ घटना की जांच समिति के अध्यक्ष हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखिएगा, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। ये 30 जनवरी 2025 को मनाया जाता है। 2022 से डब्ल्यूएचओ द्वारा इसको मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। 2025 की थीम क्या है? यूनाइट एक्ट एंड इलिमिनेट। आपको बता दें, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिवस के दिन नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट को बैगनी और नारंगी रंगों से सजाया गया था। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये 28-29 जनवरी 2025 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। रायसीना सम्मेलन जो होता है, ये भारत का भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक बहुत ही प्रमुख सम्मेलन है, जो कि इस बार भारत और अबू धाबी के बीच
हुआ है, जिसको पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गोवा की राजधानी पणजी में 10वें भारत विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव, साइंस फिक्शन जो फिल्म महोत्सव है, उसका उद्घाटन गोवा की राजधानी पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया। इस महोत्सव की विषय क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह हाल ही में संपन्न हुआ था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी घोषणा हो गई है, और उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के पुरस्कार को उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी उसका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झांकियों में अगर बात करें तो दूसरा स्थान त्रिपुरा का रहा और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का रहा। अन्य पुरस्कारों में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसमें सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी को दिया गया। वहीं मंत्रालयों की झांकी में प्रथम पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को दिया गया था। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 29 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य भारत के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करना है। इस मिशन के लिए कुल 34,300 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे, जबकि 18,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों द्वारा निवेश किए जाएंगे। कुल 7 वर्ष की अवधि का यह मिशन है, 2024-25 से 2030-31 तक। केंद्रीय खान मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनके लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। इसमें एंटीमनी, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, बिस्मथ, एंटीमनी, टिन, टाइटेनियम, कैडमियम इत्यादि 30 महत्वपूर्ण खनिज इसमें शामिल हैं, जिनमें से ये कुछ प्रमुख खनिज हैं। ओके, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में, और ये लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, 1994 से ये लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। बेलारूस जो कि एक यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है, इसकी राजधानी मिन्स्क है, वहां के ये लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति। बजट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए, सरकार के व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं के ब्लूप्रिंट को ही बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, वहां पर बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। 1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उनका लगातार 8वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री की साड़ी पर काफी चर्चा हुई, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। उनकी साड़ी पर मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला कला कहा जाता है, उसकी पेंटिंग उनकी साड़ी पर थी, और इस साड़ी को पद्मश्री विजेता बिहार की दुलारी देवी ने उनको गिफ्ट किया था, भेंट किया था, जिसको उन्होंने बजट के दौरान पहनी थी। ओके, बजट की अगर हम बात करें तो बजट में सबसे पहले हम गंतव्य की बात करते हैं। जो हमारा गंतव्य है, हमको पहुंचना कहाँ है? हमको विकसित भारत बनाना है। कब तक बनाना है? 2047 तक बनाना है। और इस विकसित भारत को बनाने के लिए, 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए जो मार्गदर्शक प्रेरणा होगा वो क्या होगा? वो होगा समावेशिता, इंक्लूसिविटी, यानी सबको समान रूप से देखना। और इस समावेशिता के लिए ईंधन क्या होगा? यानी हम क्या करें कि इसमें समावेशिता, सब लोगों को समान रूप से देखने का अवसर मिले। उसके लिए हमको रिफॉर्म करने होंगे, सुधार करने होंगे। सुधार किसमें करने हैं? उसी के लिए सुधार किसमें करने हैं? सरकार ने इसके लिए विकास के 4 प्रमुख इंजनों का जिक्र इस बार किया है।
ये चार प्रमुख इंजन कौन है जिसमें हमको सुधार करने हैं? हमको कृषि के क्षेत्र में सुधार करना है, पहला इंजन है। एमएसएमई के क्षेत्र में सुधार करना है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के निवेश में सुधार करना है और निर्यात में सुधार करना है। ये चार प्रमुख इंजन है विकास के, जिसमें हमको सुधार करना है और उसी के माध्यम से हम विकसित भारत की अपनी संकल्पना को 2047 तक पूरा कर सकते हैं। ओके, इस बार का जो बजट है वो गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और महिला पर केंद्रित है। ओके, इन्हीं चारों को केंद्र में रखकर विकास के उपाय किए जाएंगे, ऐसा 2025-26 के बजट में जिक्र है। अब आते हैं बजट की थीम क्या रखी गई है। तो इस बार की बजट की थीम है सबका विकास। क्या है? सबका विकास। और सबका विकास के लिए विकसित भारत के सिद्धांतों का व्यापक उल्लेख भी किया गया है। विकसित भारत के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है गरीबी से मुक्ति, यानी जीरो पॉवर्टी हो भारत में। दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी क्वालिटी एजुकेशन देना है। तीसरा सिद्धांत क्या है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी हेल्थ केयर एक्सेस। चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यानी स्किल्ड लेबर होने चाहिए। पांचवा क्या है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, यानी वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन काफी अच्छा होना चाहिए, 70% होना चाहिए। और अंतिम क्या है? हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, यानी एग्रीकल्चर एक्सीलेंस, एग्रीकल्चरल जो एक्सीलेंस है वो भी होना चाहिए। ये विकास के 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके अलावा बजट में 6 क्षेत्रों में सुधार का लक्ष्य भी रखा गया है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कर यानी टैक्स, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। इन 6 क्षेत्रों में सुधार का लक्ष्य भी आगामी बजट में रखा गया है। ओके, चलिए अब आते हैं हम बजट अनुमान की तरफ। 2025-26 में बजट अनुमान क्या है? व्यय और प्राप्तियों का जो अनुमान होता है उसी को बजट अनुमान कहा जाता है। सबसे हम पहले बात करेंगे कुल व्यय का। सरकार के अनुसार 2025-26 में 50.65 लाख करोड़ के कुल व्यय का अनुमान है, जो कि जीडीपी का 14.2% है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो इस बार का बजट कितना है? उसका आकार 50.65 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट सरकार ने पेश किया है, जिसमें राजस्व व्यय कितना होना है? 39.44 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय कितना होना है? 11.21 लाख करोड़। ओके, ये तो हुआ व्यय। प्राप्तियों की बात करें तो प्राप्तियां है 34.96 लाख करोड़ रुपए, जिसमें शुद्ध कर प्राप्ति है 28.37 लाख करोड़ रुपए। ओके, ये तो हुआ बजट अनुमान 2025-26 का। अब संशोधित अनुमान की तरफ आते हैं। 2024-25 में जो संशोधित अनुमान सरकार ने जारी किया है, वित्त मंत्री ने जारी किया है, वो क्या है? इसमें कुल व्यय है 47.16 लाख करोड़, वहीं कुल प्राप्तियां है 41.47 लाख करोड़। तो ये हो गया बजट अनुमान और संशोधित अनुमान। ओके, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अब आते हैं भारत सरकार के घाटों की तरफ। ये घाटों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और घाटों में भी हम लोग 2025-26 के बजट का अनुमान देखेंगे और संशोधित अनुमान भी देखेंगे 2024-25 का, और दोनों ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रहेंगी। आपको पता है घाटे जो हैं वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। ओके, राजकोषीय घाटे की बात करें। राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ओके, इसमें 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है, या इसको 15.69 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। वहीं 2024-25 में संशोधित अनुमान 4.8% है, या 15.70 लाख करोड़। चूंकि राजकोषीय घाटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको रुपए में और प्रतिशत के रूप में दोनों में व्यक्त किया गया है। राजस्व घाटा की बात करें तो 2025-26 के बजट में 1.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1.9% है। प्राथमिक घाटा 2025-26 के बजट अनुमान में 0.8%, वहीं संशोधित अनुमान में 1.3% है।
केंद्र सरकार का कर्ज कितना है? ये 2025-26 के बजट में 56.1% अनुमानित है, जबकि 2024-25 में जो संशोधित अनुमान था वो 57.1% था, यानी 1% की कमी है 2025-26 के बजट अनुमानों में। ओके, अब आते हैं सरकार के आय और व्यय के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्स क्या है, सरकार का आय का जरिया क्या है, व्यय का जरिया पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के आय के स्रोत, यानी रुपया सरकार को कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर हम 100 पैसे की बात करें तो 100 पैसे में सबसे अधिक सरकार की आय का स्रोत है उधार और अन्य देयताएं। 24 पैसे सरकार से इसके माध्यम से मिलते हैं, ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स है, आयकर के माध्यम से सरकार को 22 पैसे की आय प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर जीएसटी और अन्य कर है, 18 पैसे मिलते हैं। चौथे नंबर पर निगम कर है, कारपोरेट टैक्स जिसको कहा जाता है, 17 पैसे। और पांचवें नंबर पर है कर भिन्न प्राप्तियां, 9 पैसों के साथ। ये सरकार के आय के सोर्स हैं। अब हम सरकार के व्यय के सोर्स करते हैं, सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है, रुपया कहाँ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 22 पैसे। दूसरा है ब्याज अदायगी में फिर पैसा खर्च होता है, लगभग 20 पैसे। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 16 पैसे खर्च होते हैं। चौथा है केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 8 पैसा। पांचवा है रक्षा क्षेत्र में भी 8 पैसा खर्च होता है। तो ये सरकार की आय और व्यय के प्रमुख सोर्स हैं, यानी रुपया आता कहाँ है और रुपया जाता कहाँ है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सरकार के जो 4 प्रमुख इंजन है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, 4 इंजनों में पहला इंजन है विकास का, कृषि। कृषि के क्षेत्र में जो कुछ प्रमुख नई घोषणाएं हुई हैं उसको देखते हैं। पहली घोषणा है पीएम धन धान्य कृषि योजना। एक नई योजना शुरू की जाएगी। कहाँ शुरू की जाएगी? कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा और इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। नाम क्या है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके अलावा तुअर, मसूर और उड़द, याद रखिएगा, तुअर, मसूर और उड़द पर विशेष ध्यान के साथ 6 साल का दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। 3 दालों के लिए, तुअर यानी अरहर की दाल, मसूर और उड़द, कितने साल के लिए? 6 साल का। ओके, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर? बिहार में। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले 3 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा। कितने? 100 से अधिक जो उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन प्रारंभ होगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। कहां पर? असम के नामरूप में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए इस बार 1.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 2025-26 के लिए, इस बार के बजट में। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के लिए 12,242.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, तो ये पहला जो विकास का इंजन है, कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। अब हम आते हैं दूसरे इंजन की तरफ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि एमएसएमई की परिभाषा में ही बदलाव किया गया है। इसको हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम की वर्तमान और संशोधित निवेश और टर्नओवरों की दरों में बदलाव किया गया है। अगर हम देखें तो जो निवेश की दर है उसमें 2.5 गुना पहले के मुकाबले, और जो टर्नओवर की दर है उसमें 2 गुना की बढ़ोतरी की गई है, वृद्धि की गई है। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका पहले वर्तमान में अगर 1 करोड़ का निवेश है तो उसको सूक्ष्म उद्यम माना जाता था। अब इसको चेंज करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है। यानी अब कोई कंपनी अगर 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, तो ही उसको सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा, जो कि पहले 1 करोड़ था। वहीं लघु उद्यम में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है और मध्यम उद्यम में 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दी गई है। वही टर्नओवर की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम में पहले 5 करोड़ का टर्नओवर को माना जाता था, अब 10 करोड़ हो जाएगा।
लघु उद्यम में 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ और मध्यम उद्यम में 250 करोड़ की जगह 500 करोड़ का टर्नओवर मान्य होगा। ओके। इसके अलावा क्या किया गया है, भारत में 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई है। विनिर्माण क्षेत्र में इनका योगदान 36% और निर्यात में 45% है, ये सरकार ने बताया है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख तक की ऋण सुविधा सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। कहां पर? बिहार में मखाना बोर्ड भी और ये भी होगा। ओके। पहली बार महिला एससी एसटी उद्यमियों के लिए नई स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए 5 लाख उद्यमियों को लक्षित इसमें किया जाएगा। कितने? 5 लाख। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मिशन क्लीन टेक बी की भी शुरुआत इसके जरिए होगी। ओके। तो ये कुछ प्रमुख घोषणाएं थी दूसरे इंजन एमएसएमई में। अब हम बढ़ते हैं तीसरा इंजन निवेश की तरफ। निवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। पहली, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? स्कूली और उच्च शिक्षा हेतु डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2025-26 में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा। वहीं अगले 5 सालों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य भी बनाया गया है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने की योजना है। पीएम स्वनिधि योजना में शामिल स्ट्रीट वेंडर हेतु 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की जाएगी। किसके लिए? पीएम स्वनिधि योजना, जो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए है। ओके। जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये योजना 2028 तक चलती रहेगी और इसके लिए 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी। शहरों को विकास केंद्रों के रूप में तथा जल व स्वच्छता पहल को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। 2025-26 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके। 2047 तक 100 गीगावाट स्थापित परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है और 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टरों का निर्माण और संचालन किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ के साथ समुद्री क्षेत्र को समर्थन हेतु समुद्री विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें 49% योगदान केंद्र सरकार का होगा, बाकी 51% योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र की कंपनियों का रहेगा। समुद्री विकास निधि। स्वामी निधि 2 की शुरुआत भी की जाएगी 1 लाख मकानों के निर्माण को पूरा करने के लिए। आईआईटी व आईआईएससी में उन्नत रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप भी दी जाएगी। उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल करते हुए 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य भी इस बजट में बताया गया है। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी। किसके लिए? शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल रहेंगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास भी किया जाएगा, ऐसा इस बजट में बताया गया है। ओके। अब हम आते हैं चौथे इंजन की तरफ, निर्यात जो है। निर्यात संवर्धन मिशन, ये केंद्रीय वाणिज्य, वित्त और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया जाएगा। निर्यात संवर्धन मिशन। ओके। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा दिया गया है, 74% से बढ़ाकर अब 100% एफडीआई कर दिया गया है। सरकार 2025 में राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च करेगी। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक। 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लॉन्च होगा।
ओके। अब आते हैं हम टैक्स की तरफ। कुछ प्रमुख टैक्स से संबंधित जो बदलाव हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अब सालाना 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी खबर है। वेतन भोगियों के लिए ये सीमा 12.75 लाख की होगी, यानी उनको 12.75 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सालाना। अद्यतन कर रिटर्न की सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। कैंसर, दीर्घकालिक बीमारी से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को बीसीडी यानी मूल सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। ये प्रमुख अनाउंसमेंट है टैक्स के बारे में। वहीं अब हम टैक्स की अगर वो देखें तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स रहेगा, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ऐसा सरकार ने नई टैक्स स्लैब की जो दरें हैं वो निर्धारित की हैं। अंतिम में प्रमुख विभागों पर व्यय देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विभाग और उन पर सरकार ने इस वर्ष कितना व्यय करने का जो बजट है वो जारी किया है। रक्षा विभाग पर 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़, शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़, ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़, परिवहन के लिए 5,48,649 करोड़ और कृषि के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट 2025-26। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 2 फरवरी 2025 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए प्रोग्राम में 67वें ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें चंद्रिका टंडन जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं, इन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता त्रिवेणी एल्बम के लिए। त्रिवेणी एल्बम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल की है चंद्रिका टंडन। इसके अलावा जो पुरस्कार मिले, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय कॉर्टर बेयोंसे ने जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस, इसके गीतकार है केंड्रिक लैमर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी नॉट लाइक अस ने ही जीता। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकूवेरिन ये क्या है? ये भारत और मालदीव के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण इसका 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित हो रहा है। नाम क्या है? एकूवेरिन। भारत और मालदीव के बीच में ये होता है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 2023-24 के सत्र के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह पुरस्कार है बीसीसीआई नमन पुरस्कार। इसमें कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार पुरुषों में सरफराज खान को, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण महिलाओं में आशा शोभना को यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना को मिला। वहीं बीसीसीआई की तरफ से विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं। इधर आपको 2 से 3 दिन के गैप में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब उसमें आपको कवर हो रहे हैं और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग इसका एक नोट्स बनाते चलें। देखिए, मैं जानबूझकर इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद नोट्स बनाइए। इससे आधी से ज्यादा चीजें आपको तुरंत ही आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। ओके, तो नोट्स के नोट डेली के डेली बनाते चलिए। अभी थोड़ी दिन पहले मैंने आपको जनवरी का एक साथ पूरा करंट अफेयर्स कराया था, उसका नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए। और इस बार हमने विस्तार से करंट अफेयर्स कराने का जो पिछले बार का पैटर्न था उसको एक बार से बदल दिया है। इस बार मैं विस्तार पूर्वक सबको कवर कर रहा हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कुछ भी चीजें छूट ना पाए जो आपके एग्जाम में आ सकती हो। ओके, साथ ही साथ एक सूचना और है, आरओ के लिए 75 दिवसीय निःशुल्क डेली टारगेट प्रोग्राम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जरूर जुड़िए। वहां पर डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, उससे आपकी जो आरओ और पीसीएस 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको काफी सहायता मिलने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है?
1971 में रामसर समझौता हुआ था। रामसर जो कि ईरान में स्थित है, उसको अपनाए जाने की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्वती अरंगा रामसर साइट जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है, यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया है। पूछ सकता है कहाँ पर किया गया, चूंकि यूपी में है इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2000 से इसको मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। इस वर्ष की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, और ये अब 2025 से लेकर 2027 तक यही थीम रहेगी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्यात 2023-24 के एक आंकड़े सामने आए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट एक आई है। उसके अनुसार भारतीय निर्यात का 2023-24 में क्या स्थिति रही, इसको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023-24 में भारतीय निर्यात, जिसमें माल और सेवा दोनों आते हैं, मालों का निर्यात अलग होता है, सेवाओं का निर्यात अलग होता है, ये दोनों मिलाकर रिकॉर्ड 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। 2013-14 का कंपैरिजन करें तो ये 67% ज्यादा है 2013-14 के मुकाबले। अगर हम अलग अलग देखें तो माल का निर्यात 437.10 बिलियन डॉलर हुआ है, जबकि सेवाओं का निर्यात 341.11 बिलियन डॉलर हुआ है। वहीं अगर ये जो भारत में निर्यात हुआ है भारतीय वस्तुओं और से माल और सेवाओं का, इसके प्रमुख गंतव्य क्या है, यानी कहां पर सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है, तो उसमें नंबर 1 पर अमेरिका है। अकेले 17.9% निर्यात जो है वो अमेरिका में हुआ है। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है 8.23% के साथ। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है 5.1% के साथ। चौथे नंबर पर चाइना है 3.85% के साथ। वहीं विभिन्न श्रेणियों में निर्यात की बात करें तो मोबाइल फोन निर्यात 15.6 बिलियन डॉलर 2023-24 में हुआ है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? मोबाइल फोन का। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है। वहीं अमेरिका भारत निर्मित मोबाइल का सबसे बड़ा खरीदार बना है। कृषि निर्यात कितना हुआ है? 48.15 बिलियन डॉलर। फार्मास्यूटिकल और दवा निर्यात ये 27.85 बिलियन डॉलर हुआ है। भारत विश्व में फार्मास्यूटिकल और दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं इंजीनियरिंग सामान की बात करें तो 109.32 बिलियन डॉलर इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 2023-24 में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगली खबर है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने हाल ही में महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करके पैगी व्हिटसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नासा की ऑल टाइम सूची में ये चौथा स्थान है और महिलाओं में इनको अब पहले स्थान पर ये आ गई हैं। कुल 62 घंटे 6 मिनट तक इन्होंने अपने 9 वॉक में स्पेस वॉक को पूरा किया। ये एक ही बार में नहीं हुआ है, ये 9 बार में हुआ है। ओके। आपको बता दें इस समय सुनीता विलियम्स आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसी हैं, जो कि पिछले वर्ष जून 2024 से ही फंसी थी कुछ स्टार लाइनर तकनीकी की वजह से। और अब स्पेस एक्स यान गया है उनको लेने के लिए, जो कि मार्च 2025 के अंत में उस स्पेस एक्स यान से उनकी वापसी हो सकती है। ओके। आगे बढ़ते हैं। श्वा रेल, ये क्या है? रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक सुपर ऐप है। किस लिए लॉन्च किया गया है? रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। माउंट तारानाकी, ये न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है, पर्वत है, चर्चा में है क्योंकि न्यूजीलैंड की संसद ने इसको इंसान का दर्जा दिया है, कानूनी व्यक्तित्व दिया है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की जो जनजाति है, जो वहां की जनजाति संख्या रहती है, माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड में ज्यादा रहते हैं, तो वो लोग इस पर्वत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए वहां की सरकार ने माउंट तारानाकी को इंसान का दर्जा दिया है। ओके। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई मौद्रिक नीति हाल ही में जारी की। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। कितनी कटौती हुई है? 0.25% की।
वर्तमान में अब रेपो रेट 6.2% हो गई है, जो कि पहले 6.50% थी। वहीं बैंक दर में भी कटौती की गई है। अब बैंक दर 6.50 हो गई है, जो कि पहले 6.75 थी। इसके अलावा आरबीआई द्वारा 2025-26 में भारत की विकास दर का अनुमान भी लगाया गया है, और भारत की विकास दर 2025-26 में 6.7% रहने का अनुमान है। अमेरिका ने हाल ही में दो और बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकल गया है। उसने बाहर निकलने की घोषणा की है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ और COP21 सम्मेलन से भी बाहर निकलने की, जो समझौता हुआ था उससे भी बाहर निकलने की घोषणा की थी। इसके अलावा दूसरा प्रमुख अमेरिका से संबंधित जो खबर है वो है, डंकी मार्ग से अमेरिका जाने वाले 104 भारतीयों को अमेरिका ने निकाल दिया है। हाल ही में अमेरिका के C-17 विमान से 5 फरवरी 2025 को इन 104 भारतीयों को गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर पर पहुंचाया गया। इन 104 भारतीयों में 30 भारतीय पंजाब से, 33 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 3-3 उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से, और 2 भारतीय चंडीगढ़ के शामिल थे। आर प्रागनंद शतरंज के बहुत ही युवा प्रतिभा है भारत की। टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता। नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। गुजरात गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता पर आवश्यकता का आकलन करने के लिए रंजना देसाई समिति की स्थापना की है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति की स्थापना की है। 5 सदस्यीय समिति है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। आर्टिकल 44 के तहत इसका जिक्र होता है। तो अब गुजरात ने भी इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए इस समिति की स्थापना की है। बार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेल्जियम जो कि पश्चिमी यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश के रीवा में, और ये मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी के पास स्थित होगा। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, आखिरकार अब ये लागू हो गया है। 23 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। IBCA का मुख्यालय भारत में है। आपको पता है 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस अलायंस को लाया गया था। ये 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। आपको बता दें, इस समझौते को 5 देशों द्वारा मंजूरी दी गई: निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया और भारत। हालांकि IBCA के 27 सदस्य देश हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ? महाराष्ट्र में। अर्जेंटीना अर्जेंटीना ने हाल ही में WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका भी WHO से बाहर हो चुका है, और अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी कंपनी है, इसने अपना नाम बदल दिया है। नाम बदलकर इसने इटर्नल कर दिया है। हालांकि जो इसका फूड ऐप है उस पर इसका नाम जोमेटो ही अंकित रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती पर पायलट परियोजना की शुरुआत की है। औषधीय और औद्योगिक उपयोग भांग के काफी ज्यादा है। उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भांग की खेती पर एक पायलट परियोजना चलाने के लिए शुरुआत की है। ओके, साइक्लोन 2025 ये तीसरा संस्करण है भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास का। 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये हो रहा है, साइक्लोन 2025। ओके, याद रखिएगा। भारत मिस्र के बीच में कुछ होने वाले और जो प्रमुख अभ्यास हैं उनके बारे में जानिए। डेजर्ट वॉरियर ये वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा F इंडेक्स, ये 2 अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन 2025 जो कि राजस्थान में इस समय हो रहा है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक हुआ।
इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और केंद्रीय युवा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल। ये एक्चुअल में जो दक्षिण पूर्व या दक्षिण एशियाई देश हैं, खासकर बंगाल की खाड़ी के किनारे, उनसे संबंधित जो 7 देश हैं, उनका एक संगठन है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा 8वीं विधानसभा के लिए मतदान किया गया। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 48 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी। बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। कुल 60.54% मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को 54.74% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 43.68% वोट मिले। वहीं अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा था, इसको अलग से अकेले, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। 70 में से 67 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। वहां के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई। इसके साथ ही साथ कई बड़े चेहरे, खासकर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है, संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनके अलावा मनीष सिसोदिया, ये सब जो बड़े चेहरे थे सभी इस चुनाव में हार गए। सिर्फ जो दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री थी आतिशी, वही अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। ओके, भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के आंकड़े हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी को जारी किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 31 जनवरी 2025 तक 100 गीगावाट को पार कर गई है। 100.3 गीगावाट भारत की 31 जनवरी 2025 तक की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है। देश में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 47% है। शीर्ष उत्पादन सौर ऊर्जा के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है सौर ऊर्जा का, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। वहीं एक और आंकड़ा विभाग ने जारी किया है जिसमें बताया है कि 2024 में 4.59 गीगावाट क्षमता की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। पीएम सूर्य बिजली घर जो योजना है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष की थीम क्या है? ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। असम में विश्व के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है असम। 24 फरवरी 2025 को यह कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 7500 से अधिक नृत्यकार नृत्य करके, झूमर नृत्य करके एक विश्व रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। कहां पर होगा? असम में होगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 स्पेशली डोगरी साहित्य के लिए है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये मरणोपरांत चमन अरोड़ा को दिया गया है, उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए, याद रखिएगा। सैम नुजोना, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? सैम नुजोमा, इनका हाल ही में निधन हुआ। वरुण चक्रवर्ती, भारतीय स्पिनर, वनडे मैच में डेब्यू करने वाले भारत के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा वनडे खेला गया कटक के बाराबती स्टेडियम में, वहां पर इन्होंने अपना डेब्यू किया। 33 साल 164 दिन की उम्र इनकी थी। वहीं पर ये दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। पहला कौन था? फारूक इंजीनियर, जिन्होंने 36 साल 138 दिन पर वनडे मैच में डेब्यू किया था। ओके, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ये 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि
जर्मनी की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया। 1995 में पहली बार जारी किया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस वर्ष 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग इसमें शामिल की गई। 0 से 100 के बीच इसमें स्कोर दिया जाता है। जिसका स्कोर 0 होगा वो अत्यधिक भ्रष्ट देशों की श्रेणी में आते हैं और जिसका स्कोर 100 होगा वो सबसे कम भ्रष्ट की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश को आज तक 100 अंक नहीं प्राप्त हुए हैं, उससे नीचे ही है। ओके, शीर्ष स्थान की बात करें इस बार तो जो सबसे कम भ्रष्ट है उसमें शीर्ष स्थान यानी नंबर 1 पर है डेनमार्क, नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर सिंगापुर है और नंबर 4 पर न्यूजीलैंड का स्थान है। अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को मिला है और ये विश्व का इस सूचकांक के अनुसार सबसे भ्रष्ट देश है। ओके, भारत का स्थान 96वां है। पिछले वर्ष 2023 में भारत को 93वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 2 से 11 फरवरी 2025 के बीच थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में यह संपन्न हुआ। 11 देशों की टीमें इसमें शामिल हुई। शीर्ष स्थान भारत का रहा। भारत ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 12 पदक जीते, जबकि दूसरा स्थान मेजबान थाईलैंड का रहा जिसने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 8 पदक जीते। ओके, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 11 फरवरी 2025 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण है ये एआई सम्मेलन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सम्मेलन होता है उसका ये तीसरा संस्करण है। इसके पहले जो 2 संस्करण हुए हैं, पहला संस्करण यूके द्वारा आयोजित किया गया था, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। दूसरा संस्करण यूके और दक्षिण कोरिया दोनों की सह मेजबानी में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था और तीसरा अब भारत और फ्रांस की सह मेजबानी में पेरिस में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। आपको बता दें इसमें यह घोषणा की गई इस सम्मेलन में कि अगले वर्ष जो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की मेजबानी में होगा, भारत में होगा। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 2027 तक लिम्फेटिक फाइलियरियोसिस, जिसको हाथी पांव कहते हैं, इस रोग से मुक्त होने का लक्ष्य बनाया है। कब तक? 2027 तक, याद रखिएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसको हाथी पांव कहा जाता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से? नेमाटोड नामक प्रोटोजोआ से होता है और इस प्रोटोजोआ का वाहक संक्रमित मच्छर होते हैं। जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके कारण ये फैलता है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 13 राज्यों में इसके उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का भी प्रारंभ किया गया। ये 13 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 13 राज्यों में फाइलेरिया के काफी ज्यादा मामले हैं और इसी में सार्वजनिक औषधि वितरण का कार्यक्रम शुरू कर किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? 2027 तक इस बीमारी को खत्म करना और इससे भारत को मुक्त करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में हाल ही में 14वां एशियाई मत्स्य पालन व जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन हुआ। एशियाई मत्स्य पालन व जलीय कृषि फोरम बैठक ये प्रत्येक 3 साल में इसका आयोजन किया जाता है। भारत द्वारा दूसरी बार इसकी मेजबानी की गई है। 14 बार में दूसरी बार भारत ने इसकी मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने पहली बार 2007 में इसकी मेजबानी की थी, जब ये सम्मेलन कोच्चि में हुआ था। विषय क्या रहा? एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना। उद्घाटन राजीव रंजन सिंह ने किया, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। आपको बता दें भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है लेकिन झींगा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है भारत का। ये 2 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 12वां संस्करण 10 से 13 फरवरी 2025 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। इसका विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना।
भारत का प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ओके। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। इसकी घोषणा हाल ही में भारतीय ओलंपिक समिति ने की। 39वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2027 में होंगे, उसकी मेजबानी मेघालय करेगा। 38वां जो कि इस समय चल रहा है, कहां पर? उत्तराखंड में चल रहा है। अब अगला जो 39वां होगा वो मेघालय में होगा। ओके। अगली खबर है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कि 2016 में प्रारंभ हुआ था, जिसको ई नाम कहा जाता है, एक ऑनलाइन जो मार्केट है, कृषि मार्केट है, उसके तहत 10 नई कृषि वस्तुओं को अब व्यापार के लिए शामिल किया है। कितने वस्तुओं को? 10 नई वस्तुओं को। और इन 10 वस्तुओं को शामिल करने के बाद अब इस पोर्टल पर कुल 231 वस्तुएं सूचीबद्ध हो गई हैं जिनका व्यापार हो सकता है। ओके। जो नई जोड़ी गई 10 वस्तुएं हैं उनके नाम याद रखिएगा। सूखी तुलसी पत्ती, बेसन, गेहूं का आटा, चना का सत्तू, सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी की पत्तियां, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। ये 10 जो है वस्तुएं, कृषि वस्तुएं नई शामिल की गई हैं ई नाम पोर्टल में। ओके। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि समापन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। इसमें कुल 35 खेल खेले गए, जिसमें 2 गैर पदक वाले खेल थे, यानी इन खेलों में कोई पदक नहीं दिया गया। और ये 2 खेल कौन कौन से थे? कलारी पयट्टू और राफ्टिंग। पदक तालिका की बात करें तो शीर्ष स्थान पर सेना की टीम रही। और आपको पता है कि राष्ट्रीय खेलों में जो शीर्ष स्थान जिसको मिलता है उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो सेना ने शीर्ष स्थान रहकर राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी को प्राप्त किया। सेना की टीम ने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 121 पदक जीते। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जिसने 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 73 ब्रॉन्ज के साथ कुल 198 पदक जीते। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जिसने 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज के साथ कुल 153 पदक जीते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते और उसका पदक तालिका में 13वां स्थान रहा। आगामी जो 39वां राष्ट्रीय खेल होना है वो 2027 में होगा और उसकी मेजबानी मेघालय द्वारा की जाएगी, जिसको मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया भी था। ओके। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। अभी हाल ही में राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक का भारत में पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन्होंने 4 ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है, जिसमें से एक भारतीय भी है। ये जो 4 एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें भारत से शिखर धवन, पाकिस्तान से सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया से शेन वाटसन और न्यूजीलैंड से टिम साउदी हैं। आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी में ये खेला जाएगा। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। मुंबई में हाल ही में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का कहर देखने को मिला और उसके कारण पहली मौत वहां पर 12 फरवरी 2025 को हुई। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है। हालांकि अभी इसके वाहक का कारण नहीं पता लग पाया है कि ये वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है। हालांकि इन्हीं दोनों में से किसी एक के कारण ये बीमारी संभावना इसकी दिख रही है। अभी इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है। उसी की वजह से पहली मौत मुंबई में है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही। चीन ने हाल ही में घोषणा की है वो दक्षिण चीन सागर के अंदर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। और दक्षिण चीन सागर के अंदर काफी गहरे में जो अंतरिक्ष स्टेशन अगर ये बना लेता है तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के बाद विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। आपको बता दें, दक्षिणी चीन सागर की सतह से 2000 मीटर नीचे इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है और इसका उपयोग किस लिए होगा? शीत रिसाव पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।
2030 तक इसके बनकर प्रारंभ होने की संभावना है। कब तक? 2030 तक। दक्षिण चीन सागर की बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, दक्षिण चीन सागर, और इसमें काफी देशों, दक्षिण चीन सागर को लेकर काफी देशों के मध्य विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसमें चीन, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि बहुत सारे उसके जो तट रेखा वाले देश हैं, उनके बीच ये काफी विवादास्पद स्थिति इस सागर को लेकर रहती है, अधिकार क्षेत्र को लेकर रहती है। ओके। मणिपुर में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया आर्टिकल 356 के तहत। अभी हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे सीएम एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसी के 4 दिन के बाद केंद्र सरकार ने वहां के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। ओके, आपको बता दें राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और अधिकतम एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना हो तो साधारण बहुमत के जरिए इसको 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है। 3 साल से अधिक अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ओके। सोहेली अख्तर ये बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में इनको हाल ही में प्रतिबंधित किया गया, इन पर बैन लगाया गया है और ये आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मैच फिक्सिंग की दोषी पाई गई। इनको 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया, जिसकी वजह से इनको 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके। आईसीसी ने अपने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है और किस महीने के लिए? जनवरी 2025 के लिए। जनवरी 2025 में पुरुषों में वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर जोमेल वारिकन को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी को यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा हाल ही में संसद में 6 नई भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में या अनुवाद सेवाओं में शामिल किया गया। ये 6 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। हालांकि संस्कृत को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी संस्कृत को शामिल किया गया और अब इन 6 भाषाओं को मिलाकर कुल 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवा लोकसभा संसद में उपलब्ध है। 10 पहले से थी और 6 नई हो गई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। 6 और 7 जुलाई 2025 को इसकी थीम रखी गई है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। आपको बता दें इस वर्ष 2025 में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष देश है वो ब्राजील है, तो इसीलिए वहां जितने भी सम्मेलन होंगे ब्रिक्स से संबंधित वो ब्राजील में ही संपन्न होने हैं। ओके, तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2029 तक होगा। यानी ये अगले जो लोकसभा चुनाव होने हैं 2029 में, उसके ठीक पहले ये एक प्रकार से कहें तो रिटायर होंगे। ओके, राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है और ये चुनाव आयोग की नई चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले क्या होता था, चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती थी, लेकिन फिर उसमें बदलाव किया गया और अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें विपक्ष के नेता और कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है, उनकी ये जो 3 सदस्यीय समिति है उसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी की जाती है। आपको बता दें जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 सदस्यीय आयोग होता है। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। हालांकि तीनों जो है वो एक दूसरे के समकक्षी होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन बराबर रहते हुए भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनसे बड़ा दर्जा उसको प्राप्त होता है। ओके, तो ज्ञानेश कुमार ये भारत के 26वें भी याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला है ग्रॉक 3
ग्रोक 3 ये क्या है? ये धरती का अब तक का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट है। इसको हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? ग्रोक 3। अगला एडीआर रिपोर्ट एक आई है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये मुख्य रूप से वो रिपोर्ट होती है जिसमें ये पता लगता है कि भारत में किस राजनीतिक पार्टी को कितने आय की प्राप्ति हुई, कितने आय की प्राप्ति चंदे के रूप में उसको मिली है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 4,340 करोड़ रुपए चंदे या आय के रूप में प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको 1,225 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर सीपीआई जो मार्क्सवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसको 167.6 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। ओके, तो टॉप पर भारतीय जनता पार्टी है। सऊदी अरब 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम की मेजबानी करने वाला है। कहां पर आयोजित किया जाएगा 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम? सऊदी अरब में। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, चर्चा में है क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा इनको मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको यूके भारत व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में इनके योगदान के लिए दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केशव कुंज क्या है? ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया मुख्यालय है, उसी का नाम है, जिसका हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। 150 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा मुख्यालय निर्मित है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये पूरे जो 150 करोड़ रुपए हैं वो पूरी तरीके से जन सहयोग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसमें अन्य स्रोतों से और कोई भी पैसा, एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। सब जन सहयोग द्वारा जो पैसा मिला है उसी से इस मुख्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। नाम है केशव कुंज। मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी नीति यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2025 लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेट्रो शहरों से ध्यान हटाकर उभरते शहरी केंद्रों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। जो टियर 2 के शहर हैं उनको मेट्रो शहरों की तरह बनाना, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो सके और व्यापार के क्षेत्र में भारत की और ज्यादा प्रगति हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों को वैश्विक व्यापार हब के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। इन 3 शहर का नाम याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ओके, ये है भारत की पहली जीसीसी नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। इस बार सिल्वर जुबली फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में उसकी थीम भी वही रखी गई है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को द्वारा 1999 में घोषित किया गया था 21 फरवरी के दिन के रूप में और 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मान्यता प्रदान की थी। भारत बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, उसका अध्यक्ष बन गया है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 2003 में स्थापना हुई थी। ये जो बंगाल की खाड़ी से सटे देश हैं उनके बीच एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। पुडुचेरी सरकार द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है। उसमें क्या है? उसमें अंगदान करने वाले मृतकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा निर्णय पुडुचेरी सरकार ने लिया है। आपको बता दें, अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इस योजना में, जो पुडुचेरी सरकार की योजना है, इसमें एक मनुष्य अपने 6 अंगों का दान कर सकता है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? किडनी, हृदय, फेफड़ा, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज और आंत, इसका दान कर सकता है। ओके, तो ये किसकी योजना है? पुडुचेरी सरकार की योजना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम की प्रसिद्ध वन्य जीव जीव विज्ञानी विशेषज्ञ हैं और व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जिसको पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है, उसकी ये विजेता भी हैं। हाल ही में चर्चा में फिर हैं क्योंकि टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में इनको भी शामिल किया है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में कुल 13 महिलाओं को टाइम पत्रिका ने शामिल किया है, जो कि पूरे विश्व भर से हैं, और उसमें भारत की अकेली पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में हाल ही में पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 21 और 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नई दिल्ली में ही जो मौसम भवन है, जहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है, वहां पर भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, ये जो ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है, इसका निर्माण आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 15 जनवरी 1875 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी और इस वर्ष भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपना 150 साल स्थापना के पूर्ण होने का जश्न मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में हाल ही में हुआ। ओके। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ये चौथी हैं। पहली जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थी वो भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज थी। दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शीला दीक्षित थी, जिनके नाम सबसे अधिक समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। लगभग 15 साल तक ये लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। तीसरे नंबर पर अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कुछ समय के लिए आतिशी मरलेना, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है, ये मुख्यमंत्री थी। और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। और भारतीय जनता पार्टी से ही रेखा गुप्ता को दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओके। मोपा हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है और इसके लिए इसको स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार पाने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, मोपा हवाई अड्डा। नैनामृतम 2.0 ये क्या है? ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च विश्व का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम है। आंखों की जांच के लिए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये कार्यक्रम है। किसने लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने। और ये कार्यक्रम रेमेडियो नामक एक हेल्थ टेक कंपनी है, उसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है और इसी के साथ एआई आधारित नेत्र रोग जांच को अपनाने वाला केरल पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र बन गया है। केरल। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च 2025 को होने वाले मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस जो अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, उस दिन समारोह के आयोजन में वहां के मॉरिशस के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। विराट कोहली हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में विराट कोहली ने 2 बहुत महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए, जिनमें से पहला है वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाला कीर्तिमान। ये वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। 287वीं पारी में इन्होंने ये कीर्तिमान रचा और ये कीर्तिमान उन्होंने तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर रचा है। सचिन तेंदुलकर ने इससे पहले 14,000 रन 350 पारी में बनाए थे। उससे काफी पहले 287 पारी में ही विराट कोहली ने 14,000 रन बना के
एक अत्यंत दुर्लभ कीर्तिमान रचा है। दूसरा जो उन्होंने कारनामा किया इसी मैच में, वनडे में सबसे अधिक कैच पकड़ने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 157वां कैच उन्होंने पाकिस्तान के नसीम शाह का पकड़ा और इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 156 कैच का, जो कि अब तक का भारतीय रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है वनडे में सबसे अधिक कैच का। ओके। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। हाल ही में गिद्धों की जनगणना आयोजित हुई। गिद्धों की जनगणना 2 चरण में होगी 2025 में। पहली जनगणना हाल ही में फरवरी में पूरी हुई और दूसरी जनगणना अप्रैल में होगी। तो इस जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 12,981 गिद्ध पाए जाते हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक है किसी भी राज्य में। मध्य प्रदेश में गिद्ध की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी भारत में जो 9 प्रजातियां गिद्ध की पाई जाती हैं, उनमें से 7 मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ओके। देखिए, गिद्धों का पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व है। इनको पर्यावरण का मेहतर भी कहा जाता है। यानी ये पर्यावरण में जो दूषित जानवर होते हैं, अमृत जानवर होते हैं, उनको ये खाते हैं और इस प्रकार से पर्यावरण की ये रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ समय से डाइक्लोनोफेक एक औषधि है जो कि जानवरों को दी जाती है। जानवर जब खाते हैं उसको, और जब कभी उनकी मृत्यु होती है तो जब गिद्ध उनको खाते थे तो इससे काफी ज्यादा गिद्धों की मौत भी होने लगी थी, जिसकी वजह से गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त प्राय होने लगे थे। तो उसी को संरक्षण को देखते हुए गिद्धों के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं और इसी कारण गिद्धों की जनगणना भी शुरू की गई थी। ओके। उसी के क्रम में मध्य प्रदेश सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य बना है। धर्म गार्डियन, ये भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है, हाल ही में शुरू हुआ है। ये एक पैदल सेना स्तरीय अभ्यास है। 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान में ये आयोजित हो रहा है। भारत चीन के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला कौन है? चीन, और दूसरा अब बन गया है